नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लगातार नई शिक्षा नीति जो आई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आज थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहूँगी कि ये कहा जा रहा है कि 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति हमारे पास आई है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतनी ब्रॉड लेवल पर इतना रेडिकल चेंज के साथ में कोई भी शिक्षा नीति हमारे समक्ष अभी तक नहीं आई थी। और वैसे हम देखें कि थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आते रहे हैं, और वो ज़रूरी भी है, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की गई। 1968 में फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके बाद में फिर 1986 में जो उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था, और फिर से संशोधन इसमें किया गया था 1992 में। और 2000 में एनसीएफ जो आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको कि फर्दर कुछ चेंजेस के साथ में 2005 में लाया गया था। और इसमें बेसिकली जिन चीज़ों पर फोकस किया गया था वो था प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षा में पाठ्यक्रम में कुछ सुधार किए गए थे और उनको बदल दिया गया था। और उसी समय से जो अंग्रेजी है, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी जो है वो फर्स्ट क्लास से लागू की गई थी। उसके पहले हम 6 क्लास से पढ़ा करते थे। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो उस समय किए गए थे। और साथ ही जो राइट टू एजुकेशन वाली जो पॉलिसी है वो 2009 में आई थी, यूजीसी के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि हर किसी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो एक पर्टिकुलर इन्होंने एज डिसाइड की थी कि इस एज तक 1 से 14 वर्ष तक जो बच्चे रहते हैं उनको राइट टू एजुकेशन दिया गया था। लेकिन अब जो शिक्षा नीति आई है, इसमें ये एज ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, क्योंकि अब हम 12वीं क्लास तक उसकी बात कर रहे हैं। तो 14 वर्ष तक तो बच्चा काफ़ी छोटा रहता है, तो हम आगे तक की इसमें बात कर रहे हैं। और 2017 में फिर क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू यूनिवर्सिटी नियमन आया था, जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ नीतिगत बदलाव किए गए थे। क्योंकि जैसा कि हम सामान्य रूप से देखते रहते हैं कि एक्रेडिटेशन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें, जो इंस्पेक्शन के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इंस्पेक्शन के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं महाविद्यालय में, विश्वविद्यालयों में। तो उन चीज़ों को किस तरह से रोका जाए, तो कुछ कुछ अलग अलग तरह के रिफॉर्मेशन की आवश्यकता जो होती है। तो इस तरह से समय समय पर जिस जिस तरह के रिफॉर्म की आवश्यकता हुई उनको लाया गया। लेकिन ऐसा नहीं, इस तरह से कोई ऐसी नीति नहीं आई कि जिसमें पूरा ही चेंज कर दिया जाए। और ये जो शिक्षा नीति है, इसमें पूरा ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक सारा, मैंने पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज कर दिया गया है। और ये बहुत स्वागत करने योग्य है। पहले जहाँ मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय हुआ करता था, अब उसको शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि मानव एक संसाधन तो है, लेकिन सिर्फ संसाधन ही नहीं है ना। शिक्षा जो है, शिक्षा मंत्रालय की तरह ही उसे डील किया जाए, क्योंकि शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राष्ट्र का विकास उस शिक्षा से जुड़ा रहता है। तो इसलिए अब जो शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया है वो बहुत स्वागत योग्य कदम है। और अब इसकी मैं रूपरेखा थोड़ी सी बताना चाह रही हूँ कि TSR सुब्रमण्यम जो हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी अक्टूबर 2015 में। और उनसे ये कहा गया था कि आपको सारे, मतलब आपको जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज़ हैं और जो लूप होल्स हैं, उनकी आपको एक बृहद स्टडी करके, उनकी संपूर्ण स्टडी करके एक बृहद रिपोर्ट, क्या क्या रिफॉर्मेशन किए जा सकते हैं, वो आपको सौंपना है। और वो जो रिपोर्ट उन्होंने 7 मई 2016 में वो रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कई सुझाव भी दिए गए थे। और उन सुझावों में बहुत सारी चीज़ें थीं, जैसे कि वार्षिक शिक्षा समाप्त करने की उन्होंने सलाह दी थी, ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की सलाह दी थी, नंबर की जगह ग्रेड और परसेंटाइल का सुझाव दिया था, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज की बात कही थी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिलेबस की बात कही थी, क्योंकि हमेशा बहुत परेशानी होती है, फिर एक जगह का बोर्ड सिलेबस को चेंज करता है, दूसरी जगह की यूनिवर्सिटी सिलेबस को चेंज करती है, कभी एनुअल पैटर्न हो जाता है, कभी सेमेस्टर पैटर्न हो जाता है, फिर ये बुक जब तक नहीं अवेलेबल हो पाती तब तक दूसरा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे हम यहाँ मध्य प्रदेश में ही देखें तो पहले ग्रेड सिस्टम चलता था, फिर क्रेडिट सिस्टम हुआ, फिर बीच का कुछ सोल्यूशन निकाला। इस तरह से हर बार विद्यार्थियों को भी परेशानी होती, क्योंकि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है, वो भी नहीं इतने जल्दी मिल
पाता, और जब तक मिल पाता है तब तक आप उस पॉलिसी को फिर से बदल देते हैं। तो यदि यूनिफॉर्मिटी रहे, ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्मिटी रहे, तो हम ये देख सकते हैं कि जो कंटेंट है वो भी अवेलेबल रहेगा और उसका अपग्रेडेशन भी एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्म में होता रहेगा। तो शिक्षकों के लिए भी परेशानी नहीं होगी, स्टूडेंट्स के लिए भी परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसा महसूस किया गया था और इसके सुझाव में भी ये कहा गया था। और इन्होंने कहा था कि हर 10 साल बाद टीचिंग लाइसेंस का नवीनीकरण हो। इसकी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है हर इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स का जो रेशो है, स्टूडेंट्स का जो नंबर है, एडमिशन जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चेंज वो स्कूल वाले या कॉलेज वाले, मैंने कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तब तक नहीं करता है जब तक कि कोई इंस्पेक्शन ना हो। और कई बार ये होता है कि सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए ही वो चेंज करने किए जाते हैं। तो इसलिए यदि लाइसेंस बेस्ड, यानी हर 10 ईयर्स में आपका यदि कंटिन्यूसली वो रिन्यूअल होता रहेगा, तो आपकी व्यवस्थाएं भी ऑटोमेटिकली सुधरेंगी ही। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेकर आने के इन्होंने सुझाव दिए थे। इस तरह से हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ यूजीसी और एआईसीटीई की जैसी नियामक संस्थाओं की भूमिकाओं के बारे में भी ये कहा गया था कि इनको भी बदला जाए। तो इस तरह से इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया कि फिर एक नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। और के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जो ये मसौदा तैयार किया गया, फिर उन्होंने उसकी एक नई शिक्षा नीति जो है वो उन्होंने ड्राफ्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपा था 31 मई 2019 में। और अब जब 29 जुलाई 2020 में ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने कंटिन्यूस बहुत सारे रिफॉर्म के बाद में, क्योंकि उसके बाद में फिर बहुत सारे, जो मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे सुझाव मांगे गए उस प्रोसेस में, और 2.5-3 लाख के आसपास जो सुझाव आए हैं, उन सुझाव की स्टडी की गई, उनका एनालिसिस किया गया, क्योंकि सुझाव हर लेवल पर मांगे गए थे। और उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा नीति में अमूल चूक परिवर्तन किए गए, और उन परिवर्तनों का ही परिणाम ये नई शिक्षा नीति के रूप में हमारे समक्ष 29 जुलाई 2020 को आया है। और इस जो नवीन शिक्षा नीति है इसमें अब ये कहा, मतलब अभी तो ये सुझाव हमारे समक्ष आया है, एक पॉलिसी के फॉर्म में हमारे समक्ष आई है। और अब इसका जो टाइम है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। और बहुत जल्द कहा जा रहा है कि 2022 तक ये जो कागजी जो सारे नियम हैं ये इम्प्लीमेंट होने लगेंगे। ये सब रूल बन के, बुक्स बन के सब तैयार हो जाएगा और ये सब इम्प्लीमेंट होने लगेंगे। बल्कि ये कहा जा सकता है कि ग्राउंड लेवल पर, यानी स्कूली लेवल पर तो इनका इम्प्लीमेंटेशन तकरीबन शुरू ही हो गया है। तो क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है कि भाई जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इस तरह से आप उनको शिक्षा नए मसौदे के अनुसार ही दें। तो आंगनबाड़ी वगैरह में इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है और बहुत ही जल्द स्कूल में, हायर क्लासेस में भी और कॉलेजेस में भी इस तरह के जो चेंजेस हैं इस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग वो हमें देखने को मिलेंगे। नई शिक्षा नीति का जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस शिक्षा नीति में जो एमफिल ख़त्म करने की बात की गई है, तो वो भी इसी साल से शायद ख़त्म हो जाएगा, सर्कुलर जैसे ही आएगा और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस शिक्षा नीति में जो बात की गई है कि अभी तक जो रेगुलेटरी जो बॉडीज़ होती थी, एक तो बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती थी, बहुत सारे इंस्पेक्शन, यानी अलग अलग अपने अपने लेवल पर, एंड डुप्लीकेसी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा होता था। बेसिकली यदि हम कहें तो कि एआईसीटी अलग है, एनसीटी अलग है, यूजीसी अलग है, यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स अलग हैं, अलग अलग नॉर्म्स हैं। तो अब एक यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए किसी हर काम में, ताकि डुप्लीकेशन से भी बचा जाए और समय को भी बचाया जाए। तो इस तरह से इन्होंने नई शिक्षा नीति में जो है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, को स्थापित करने की बात कही गई है। और जिसके अंतर्गत 4 अलग अलग जो हैं आयोग रहेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद रहेगा, मानक निर्धारण के लिए जो हम सामान्य शिक्षा परिषद रहेगा, और वित्त पोषण के लिए HEGC उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद रहेगा,
और एक्रेडिटेशन से रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद रहेगा, NAC। तो इस तरह से नेशनल एक्रेडिटेशन जो है वो इस तरह से, लेकिन ये कहा गया है कि एक चेहरा विहीन संस्था रहेगी जो हर चीज़ को रेगुलेट करेगी, हर चीज़ को देखेगी, कहाँ रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, कहाँ रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जहाँ रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, किसने रूल को तोड़ा है, टीचर फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट प्रॉपर आया है कि नहीं आया है, अपॉइंटमेंट किस तरह से हुआ है, सैलरी प्रॉपर दी जा रही है कि नहीं, तो इन सारी चीज़ों का जो है उसके ऊपर एक जो ये कह सकते हैं कि उन सबको देखा जाएगा, उन सबको यदि कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उन सबको सजा का भी प्रावधान है। तो इस तरह से जो कार्यवाही और जो भी सख्त कार्रवाई होगी उसके लिए जो हमारा कह सकते हैं कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जो कार्य करेगा, जो भी एक चेहरा विहीन संस्था रहेगी तो वो इसको देखेगी। तो ये इसका पर्पज़ यही है कि जिसके कारण ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज ना हो। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जुगाड़ वाली बात तो बहुत ज़्यादा चलती है। तो उन सभी चीज़ों को दूर करने के हिसाब से ये